नमस्कार दोस्तों, पथ श्रुति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सांडिल अनुज। आज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के बारे में चर्चा करेंगे। 1 से लेकर के 3 तक जो भी प्रोविजंस आपके यहां बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। आर्टिकल 1 जो है वो स्पष्ट करता है कि इंडिया जो है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ द स्टेट्स होगी, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लास 2 जो है वो स्पष्ट करता है आपका कि द स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। यानी जो स्टेट्स हैं और जो उनकी टेरिटरीज हैं वो होंगी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हो आज तक 12 शेड्यूल है, तो शेड्यूल 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे स्पष्ट किया गया है कि स्टेट्स और उनकी टेरिटरीज वो होंगी जो फर्स्ट शेड्यूल में प्रेस्क्राइब किया गया होगा। और क्लास 3 जो है वो स्पष्ट करता है इंडियन टेरिटरीज के बारे में। इंडियन टेरिटरीज क्या होंगी, वो किससे मिलकर के बनी होंगी, तो उसमें 3 बातें बताई गई हैं। द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ द यूटीज एंड एनी टेरिटरीज विच इज एक्वायर्ड इन अ फ्यूचर। ये आर्टिकल 1 का कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको बताया था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का यदि कोई भी वर्ड है उसे जो अडॉप्ट किया गया है वो कंसेंसस से अडॉप्ट किया गया। यानी इस बात पर यह चर्चा हुई कि इंडिया का नाम इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए, जैसा कि आजकल भी ये चर्चा में चल रहा है। तो उसके दोनों वर्जन सामने आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इंडिया भी होना चाहिए, उसका नाम भारत होना चाहिए। तो कुछ जो फर्स्ट वर्जन था वो ये कहता था कि इंडिया का प्राचीन नाम जो भारत था वो रखा जाना चाहिए आपका। कुछ लोगों का ये मत था कि जो मॉडर्न नेम है इंडिया वो रखा जाना चाहिए। और फाइनली इस बात पर कंसेंसस हुई इंडिया दैट इज अ भारत। और ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में आपसे एक बार पूछा गया था, इंडिया दैट इज भारत। ये क्रोनोलॉजी दिया था, इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। तो एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यहां पे यूनियन शब्द को लेकर के भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई। यहां पे यूनियन होना चाहिए या फेडरेशन होना चाहिए या स्टेट्स ऑफ द इंडिया होना चाहिए। और फाइनली जो अडॉप्ट किया गया वो यूनियन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया। तो यहां पे जो बात स्पष्ट की गई है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि भारत का जब संविधान आपका लागू हुआ तो उस समय आपके यहां 4 कैटेगरी के स्टेट हुआ करते थे। 4 कैटेगरी के स्टेट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। 4 कैटेगरी के स्टेट थे जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। पार्ट ए, बी, सी एंड डी। और फाइनली स्टेट्स जो है, जो बड़े स्टेट्स थे वो पार्ट ए में रखे गए थे, कैटेगरी बी। इसमें 2 आपकी बड़ी रियासतें थी, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। पार्ट सी और पार्ट डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली जो था वो आपका पार्ट सी के स्टेट्स में था। पार्ट ए में आपका उड़ीसा, पंजाब, बॉम्बे, बिहार, ये बड़े स्टेट्स जो थे वो आपके पार्ट ए के बने। आपके यहां भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद से भारत का जो रीऑर्गेनाइजेशन करना था वो रीऑर्गेनाइजेशन के लिए डिमांड हुआ कि भारत का जो गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर किया जाए। और इसके लिए पहली बार जो है एक यस के धर कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया बाय द प्रेसिडेंट, बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यस के धर कमेटी को गठित किया इस आधार की जांच करने के लिए कि क्या भाषाई आधार पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए। तो एस के धर कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया और उसने डिनाई कर दिया इस कॉन्सेप्ट को कि भाषा के आधार पर देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद जेबीपी जो है समिति गठित की, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। जेबीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक कमेटी गठित किया और जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हमें लोक भावना और जन भावनाओं को क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। और मैंने आपको बताया था कि एक श्री पोट्टू रामल्लू के आमरण अनशन को लेकर के जिसमें उनकी डेथ हो गई थी, तो जो मूवमेंट था वो बहुत ही वायलेंट हो गया था। तो 1953 में पहली बार स्टेट्स को जो गठित किया गया, विभाजित किया गया भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, वो आंध्र प्रदेश था।
पहली बार जो स्टेट का गठन किया भाषा के आधार पर वो आंध्र प्रदेश था, तेलुगु भाषा के आधार पर उसका गठन किया गया था। और फिर जस्टिस फजल अली कमेटी गठित किया गया और जस्टिस फजल अली कमेटी जो थी उसमें दो अदर मेंबर्स जो थे वो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, इन तीन लोगों के रिकमेंडेशन पर, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपके जो शेड्यूल 1 में 4 कैटेगरी के स्टेट्स थे उन्हें 2 कैटेगरी में किया गया, स्टेट्स और यूटीज 1956 में। यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था वो कहां किया गया था आपके शेड्यूल 1 में। जो कैटेगरी आपकी ए बी सी डी स्टेट्स की थी इन्हें समाप्त करके एक में कैटेगरी में क्या रखा गया, स्टेट्स को रखा गया और दूसरी कैटेगरी में क्या रखा गया, यूटीज। ये कब रखा गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और कब, 1956 में। ये जो रिकमेंडेशन आई थी वो किसकी थी, जस्टिस फजल अली की रिकमेंडेशन थी। जस्टिस फजल अली कमेटी में जो अदर मेंबर्स थे वो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, ये दो लोगों का यहाँ पे मेंबर्स, और चेयरपर्सन जो थे वो जस्टिस फजल अली, और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया। मैंने आपसे कहा कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 1 जो है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये किसके बारे में बात कर रहा है, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यदि आप यहां पे देखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैंने आपको बताया कि इस वर्ड्स को लेकर के भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ और यहां पे इस वर्ड्स को कुछ लोगों ने कहा कि इसे फेडरेशन माना जाए, यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स रखा जाए। तो हमने फाइनली जो अडॉप्ट किया वो यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब आप क्लास 3 देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया, क्या लिखा है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मैंने आपसे बताया था कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें और टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात करें तो जो टेरिटरीज ऑफ इंडिया है उसका स्कोप जो है वो वाइडर है, यानी दिस टर्म टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज वाइडर देन दैट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसको संघ की बात कर रहा है, राज्यों के संघ की बात कर रहा है, और इसमें जो शामिल है वो कौन है आपका, वो ओनली स्टेट्स है। कौन शामिल है इसमें, स्टेट्स है। जबकि टेरिटरीज ऑफ इंडिया लिखा हुआ है क्लॉज 3 में कि कंप्राइजेस किससे होगा, ये बताया है टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। कौन है यहाँ पे, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स। ये किसको शामिल कर रहा है, राज्यों के राज्य क्षेत्र को शामिल कर रहा है। क्लास 2 जो है टेरिटरीज ऑफ, जो यूटीज है आपकी संघ शासित प्रदेश है उनकी टेरिटरीज को शामिल करता है। और तीसरा जो है आपका इन फ्यूचर जिन्हें एक्वायर किया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, इस देश के द्वारा ऐसी कोई टेरिटरीज जिन्हें एक्वायर किया जाएगा वो भी इंडिया का क्या होंगे, टेरिटरीज ऑफ इंडिया का, टेरिटरीज ऑफ इंडिया का पार्ट होंगे। तो यहां पे देख रहे हैं कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है इट ओनली कंप्राइजेस विद द स्टेट्स, और यहां पे टेरिटरीज ऑफ जो इंडिया है वो किससे मिलकर के बना है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, टेरिटरीज ऑफ द यूटीज एंड ऐसी कोई टेरिटरीज जो कि एक्वायर्ड किया जाए फ्यूचर में। मैंने आपको बताया कि जब भारत का संविधान लागू किया गया 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो ऐसे बहुत सारी टेरिटरीज थी जो कि फॉरेनर के पोजीशन में थी एट दैट टाइम। उस समय पहला जो था आपका वो पांडिचेरी का था। पांडिचेरी जो है वो फ्रेंच के कंट्रोल में था। इसी तरीके से जो गोवा है वो पुर्तगीज के कंट्रोल में था। आपने देखा कि 1954 में 1954 में एक एग्रीमेंट के द्वारा फ्रांस और इंडिया का जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट के द्वारा इसे क्या किया गया, इंडिया का पार्ट बनाया गया। और एक बार यूपीएससी में यह क्वेश्चन बनाया था कि पांडिचेरी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पांडिचेरी में जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं आपका, कारिकल है, माहे है, यनम है और पांडिचेरी, ठीक है। ये 4 स्टेट्स मिलकर के क्या बनाते हैं आपके, पांडिचेरी। और ये किसका भाग बना आपका,
ये 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पांडिचेरी को क्या बनाया गया, यूटीज बना दिया गया। यानी एग्रीमेंट के थ्रू जो फ्रेंच से लिया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, इसे इंडिया का क्या बना दिया गया, यूटीज बनाया गया। तो ये क्या है आपका, टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इनिशियली ये किसका पार्ट था, फ्रेंच का। इस पर जो पोजीशन था वो किसका था, फ्रेंच का। और फ्यूचर में जो इसे एक्वायर किया गया वो फ्रेंच से एक्वायर किया गया, फ्रेंच से लिया गया, और ये किसका भाग बन गया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया का पार्ट बना। और इसी तरीके से गोवा किसके कंट्रोल में था, पुर्तगीज के कंट्रोल में था, और गोवा को कंट्रोल किया, गोवा को लिया गया। पहले उसे अधिराज्य का दर्जा यानी यूटीज का, और यूटीज के बाद उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारत में शामिल किया गया। तो यहां पे मैंने आपसे बताया कि अभी जो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है, किसकी बात कर रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये क्या है, नैरो है। और यहां पे जो टेरिटरीज ऑफ इंडिया की जो बात करती है वो किसके बारे में बात कर रहा है, ये वाइडर स्कोप की बात करता है। अब आप देखिए, जो आपकी टेरिटरीज होती है इंडिया की टेरिटरीज, यदि इसी तरीके से आप देखिए कि फ्यूचर में कैसे मिल सकता है, आज की डेट में भी आपको क्या कर सकता है, ये फ्यूचर से अडॉप्ट कर सकते हो आप। तो ऐसी कोई टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट नहीं है, उसे इंडिया में क्या किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। ये टेरिटरी जो एग्जिस्ट नहीं करती है इंडिया में, जो इंडिया का पार्ट अभी नहीं है, दैट कैन बी पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पार्ट हो सकती है। और ये कैसे हो सकता है, तो आपको मैंने बताया कि किसी कोविनेंट के थ्रू हो सकता है, कोई समझौता किया है, कोई प्रसंविदा कर लिया है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू आपने इस बात को क्या कर लिया है, समझौता करके, करार करके उसे भारत का भाग बना लिया है। या क्या हो सकता है, ये कोई गिफ्ट हो सकता है, या क्या हो सकता है, कोई प्रेजेंट के तौर पर ये टेरिटरीज आपको मिल सकती है, या कैसे हो सकता है, वॉर के थ्रू ये लिया जा सकता है। ये तरीके हैं जिनके तरीकों से इसे क्या किया जा सकता है, इंडिया का। तो इसीलिए जब आप क्लास 3 पढ़ते हो, आर्टिकल 1 का क्लास 3 का जो लास्ट लाइन है वो क्या कह रहा है कि एनी टेरिटरीज विच इज एक्वायर्ड, ठीक है, इन फ्यूचर, जिन्हें बाद में क्या किया जाएगा, एक्वायर्ड किया जाएगा, वो भी किसका पार्ट बन जाएंगे, वो इंडिया के टेरिटरी का पार्ट बनेंगे। ये बात समझ पाए आप, पहली चीज। देखिए अब जरा देखें आप, मैंने आपसे बताया कि हमारे यहां इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किसके बारे में बात कर रहा है, स्टेट्स की बात। और स्टेट्स में मैंने आपको बताया कि स्टेट्स वो होंगे जो कि कहां पे मेंशन किए गए हैं, जो आपके शेड्यूल 1 में किया गया है। शेड्यूल 1 को जब भी आप पढ़ोगे, शेड्यूल 1 को किस आर्टिकल के साथ पढ़ना है, आर्टिकल 1 एंड 4, ऑलवेज रीड विथ किसके साथ, 1 और 4 के साथ आपको पढ़ना है। तो यहां पे जो स्टेट्स है, वो स्टेट्स और उसकी जो टेरिटरीज होंगी वो कौन होंगी, जिन्हें मेंशन किया गया है कहां पे, शेड्यूल 1 में। और मैंने आपको बताया कि शेड्यूल जो है आपका, ये 1956 के पहले यहां पे जो कैटेगरी थी स्टेट्स की, वो क्या थी आपकी, ए, बी, सी और डी। ये कब की बात है, आपकी 1956 की। और 1956 जो आपको बता रहा हूं, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस शेड्यूल में जो कैटेगरी बनाई गई वो किसकी बनाई गई, स्टेट की, और किसकी, सिर्फ 2 ही कैटेगरी रखी गई, किसकी, स्टेट की और यूटीज की। यानी वर्तमान जो स्थिति है वो आपके शेड्यूल में वो क्या, कितनी कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज है। 1956 के पहले जो कैटेगरीज थी वो कितनी थी, 4 थी। यानी पार्ट 1 के स्टेट, पार्ट बी के स्टेट, पार्ट सी के स्टेट, पार्ट डी के स्टेट। अभी 1956 के बाद से जो स्टेट की कैटेगरीज है, जो टेरिटरीज की, वो क्या है, या तो स्टेट है और या तो क्या है, वो यूटीज है। अभी यदि प्रेजेंट में देखा जाए तो प्रेजेंट की जो स्थिति है वो क्या है आपके यहां, प्रेजेंट की स्थिति 28 स्टेट्स एंड 28 आपकी यूटीज है। अभी देखा जाएगा इनको। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेट्स हैं, इनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, यहां पे जो स्टेट्स हैं वो कैसा होता है, सामान्यतः इनके साथ कैसा व्यवहार रखा जाएगा, कैसा, इक्वल होगा, ठीक है। यानी सेंटर और यूनियन जो है राज्यों के साथ समान व्यवहार करता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जिनके बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है। जब आप पढ़ोगे उनके बारे में, कौन सा है आपका, पार्ट 21, कैसे लिखेंगे इसको, दिस वन,
पार्ट 21 जो है, पार्ट 21 में कुछ क्या बनाया गया है, स्पेसिफिक प्रोविजन दिया है। किसको? स्टेट्स को। बोलो बेटा। और ये जो प्रोविजन आपका स्टार्ट होता है पार्ट 21 का 369 से लेकर के 392 तक का प्रोविजन है। और मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि इनके बारे में जो है वो विशेष व्यवस्था किया गया। सामान्य इन जनरल मैंने आपसे क्या बताया कि स्टेट के बारे में जो यूनियन है जो भी रिलेशन रखता है वो कैसा रखेगा, इक्वल रिलेशन रखेगा। बट इन सर्टेन और स्पेसिफिक केसेस स्टेट को क्या दे रहा है, वो स्पेसिफिक प्रोविजन दे रहा है। इसके लिए मैंने आपको बताया, ये सबको पता है, अभी हालिया एक डिसीजन आया हुआ है, बोलो बेटा 370 पर, ठीक है ना। ये तो आप लोग सुनते सुनते थक गए होंगे। 370 जहां पे टेम्पररी प्रोविजन, और ये किसके बारे में बात कर रहा था, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान है या नहीं था। 69 के बाद कौन आता है, 370। और ये किसके बारे में स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन कर रहा है, आपका जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करता है। फिर 371 जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहा था। किसके बारे में, यानी गुजरात और महाराष्ट्र को क्या दिया गया है, स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है। किसके बारे में, 371। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ कि 371 में किन किन राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है। तो किसको दिया गया है, गुजरात और महाराष्ट्र को। किस आर्टिकल में दिया गया है, 371 में। स्पेसिफिक आर्टिकल आपसे पूछा है। अगेन 371 में देखोगे तो ए से लेकर के जे तक का प्रोविजन किया गया है। किसका प्रोविजन किया गया है, ए से लेकर के जे तक। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं इन जनरल आपसे बता रहा हूं कि जनरली जो यूनियन में आपके स्टेट्स हैं उनके साथ सेंटर और यूनियन जो है इक्वल बिहेवियर करेगा, सेम फुटिंग पर है, वो समान व्यवहार और बर्ताव किया जाता है उनके साथ। जबकि उसके कुछ अपवाद के तौर पे मैंने आपको बताया कि जब आप पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, भाग 21 पढ़ोगे, तो वहां पे राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए, ये स्पेसिफिक प्रोविजन दिए गए। और वो कौन से हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं। 70 में जम्मू और कश्मीर के बारे में स्पेशल प्रोविजन था। 71 में गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में स्पेशल प्रोविजन है। और 71 ए से लेकर के जे तक जो है, ए टू जे, ये जो स्टेट्स हैं या वो पार्ट है, वो क्या किया जाएगा उनके बारे में स्पेशल प्रोविजन। मैं आपको सिर्फ यहां समझा रहा हूं, ठीक है। बाकी स्पेशल प्रोविजन क्या है इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। अभी आप देखिए इनके बारे में क्या बात हुई। 371 ए, बोलो बेटा, 371 ए से लेकर के कहां तक है, जे तक है। पहले में जो स्पेशल प्रोविजन किया गया है ए में, वो किसको किया गया है, वो नागालैंड को किया गया है। बोलो भैया। दूसरे में किसको किया गया है, आसाम को किया गया है। किसको किया गया है, आसाम को। तीसरे में जो है वो किसको किया गया है, मणिपुर को किया गया है, मणिपुर को किया गया है। बोलो। और इसी तरीके से आपका ये कहां पे है, बी में, ये कहां है, सी में, ये कहां है आपका, डी। डी में क्या है आपका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्या है आपका, आंध्र एंड तेलंगाना, ठीक है। एक नया स्टेट बन गया है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये स्पेशल प्रोविजन है। ये आपसे कई बार छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है डायरेक्ट कि बताइए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारे में स्पेशल प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है। तो किस आर्टिकल में दिया गया है, 371 के डी में दिया गया। और आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी के बारे में जो स्पेशल प्रोविजन किया गया है वो कहां पे है, ई में है आपका। कहां पे, ई में। आंध्रा की जो यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है। और फिर उसी तरीके से कौन सा है आपका, एफ, जी, एच, आई और जे। एफ में कौन है आपका, सिक्किम है। कौन है, सिक्किम है। फिर उसके बाद जी में कौन है आपका, मिजोरम है। कौन है, मिजोरम। और फिर उसके बाद कौन है आपका, अरुणाचल है। फिर उसके बाद कौन सा है आपका, गोवा है। और फिर उसके बाद कौन है, कर्नाटक, ठीक है। यहां उनके बारे में, यानी ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बारे में क्या किया गया है, स्पेशल प्रोविजन किया गया। और मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि यदि इनमें कोई भी ए बी सी डी इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब वो कैसे आया हुआ है, अमेंडमेंट के थ्रू आया। अब ये अदर एग्जाम्स में रेलेवेंस हो जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू इस प्रोविजन को जोड़ा गया। जैसे ये मैं कर्नाटक की जो बात कर रहा हूं, ये 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया है। किसके द्वारा आया हुआ है, जरा आप खोलिए और उसको देख लीजिए कि उसमें कौन सा अमेंडमेंट किया गया था आपका। और ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। 9371 जे, ठीक है।
तो इन जनरल मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो इन जनरल आपका क्या है, आपका कि जो भी यूनियन में स्टेट्स होंगे उनके साथ सेंटर कैसा बिहेव करेगा, समान व्यवहार और बर्ताव करता है, उनके बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन पार्ट 98 है, पार्ट जो 21 है वो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे सर्टेन और स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जिनके बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया, और स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में बात कहां की गई है, 369 से लेकर के कहां तक, 392 तक की बात की गई है। और मैं वहां पे 3 आर्टिकल्स आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 370 आप जान रहे हो ये अपहोल्ड हो गई है, इसकी वैलिडिटी आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में इस पे जजमेंट दी है। कभी स्पेसिफिक इस पर क्या आया है उस पर चर्चा करेंगे हम आपसे। 371 में स्पेसिफिकली जो बताया गया है वो आपका गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में बात किया गया है, और 371A-J जो है वो किसके बारे में, ये मैं आपको बता रहा हूं। पहला कौन सा है आपका, नागालैंड है, दूसरा कौन है, आसाम है, और फिर कौन है, मणिपुर है, फिर कौन है आपका, और ठीक है भैया, फिर सिक्किम है, मिजोरम है, और अरुणाचल है, फिर गोवा है, और कर्नाटक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगेन देखिए कि जब आप, अभी मैं पार्ट की बात कर रहा था, अब आप शेड्यूल में जाएंगे, आप कहां पे, जब आप शेड्यूल में जाते हैं तो शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, यहां पे देखिए शेड्यूल 5 जब देखते हो तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है एंड कंट्रोल की बात कर रहा है। किसके बारे में, एडमिशन एंड कंट्रोल ऑफ किसके, शेड्यूल्ड एरिया। किसके बारे में बेटा, शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और किसके बारे में बात कर रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात कर रहा है। यहां पे जो वर्ड यूज किया गया वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, यहां पे शेड्यूल्ड एरिया एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब। इसका मतलब जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया उसका जो कंट्रोल किया जाएगा उसके बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन है। और ये बात कौन बता रहा है, आपका शेड्यूल में। इनके बारे में क्या है, स्पेशल प्रोविजन है, कहां पे, जो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया, ठीक है, दैट इज समथिंग स्पेसिफिक। और जब आप 6 में जाओगे तो वहां पे क्या बात किया गया है, ट्राइबल एरिया की बात किया गया है। क्या बात किया गया है, ट्राइबल एरिया के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया। तो शेड्यूल 5 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, आपका शेड्यूल एरिया के बारे में। और शेड्यूल 6 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, ट्राइबल एरिया। किसके बारे में, ट्राइबल एरिया, ठीक है। जस्ट वी स्पेसिफिक, 5 क्या है, शेड्यूल्ड एरिया है, और 6 क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया है। यहां पे शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया। और ट्राइबल एरिया कहां की, सारे स्टेट्स की नहीं, ट्राइबल एरिया 4 स्टेट्स मेंशन किया गया है शेड्यूल 6 में। वो कौन कौन से हैं आपके, आसाम है, दूसरा जो है वो कौन सा है आपका, मेघालय है, और तीसरा कौन है आपका, मिजोरम है, और फिर कौन है, त्रिपुरा है, ठीक है, एम टीएम, ठीक है। ये कौन हो गया आपका, 4 स्टेट्स के जो ट्राइबल एरिया है उसके बारे में क्या किया जाएगा, स्पेसिफिक प्रोविजन किया जाएगा। आई बात समझ में बेटा। तो जनरली मैंने आपसे क्या कहा कि इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑल स्टेट्स आर इक्वल। सारे के सारे स्टेट्स जो होंगे वो मान्यता, उनके साथ सेंटर जो व्यवहार करेगा वो कैसा करेगा, इक्वली बिहेव करेगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन किए गए हैं स्टेट्स के बारे में, वो कहां है आपका, पार्ट 21 में। आर्टिकल कौन सा है, 369 से लेकर के 392 तक। और उसमें मैंने आपको 3 आर्टिकल बड़े स्पेसिफिक बताए, 370, 371, 371A-J। यहां पे जो स्टेट्स हैं उनके बारे में क्या किया गया है, स्पेशल प्रोविजन किया गया है, राइट। अगेन मैंने आपसे बताया कि जब आप शेड्यूल देखोगे, पार्ट में नहीं, अब शेड्यूल में चलोगे तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 में जो है शेड्यूल एरिया के बारे में बात किया, ये ऐसी टेरिटरीज है जहां पे क्या किया जाएगा, स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है। और जब आप शेड्यूल 6 में जाओगे तो वहां पे ट्राइबल एरिया के बारे में बात किया। ट्राइबल एरिया कहां पे, सिर्फ 4 स्टेट में, कौन कौन से, असम में, मेघालय में, मिजोरम में, और त्रिपुरा में। बोलो बेटा, ये 4, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शेड्यूल 6 में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां की ट्राइबल एरिया के बारे में स्पेशल प्रोविजन किया गया है, वो कौन कौन सा है, आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये याद रखेंगे आप, इनके बारे में क्या किया गया है, स्पेशल प्रोविजन किया गया है। बात समझ रहे हैं। अच्छा, हमारे यहां मैंने बताया कि शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्या होगा, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। देखिए हमारे यहां जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स जो रिलेशन होता है सेंटर और स्टेट्स का, हमने फेडरल स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट करा है। कौन सा स्ट्रक्चर,
फेडरल स्ट्रक्चर, इसका मतलब कि सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यही तो मैंने बताया था जब आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है, फेडरल है। और फेडरल स्ट्रक्चर होने के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था, 5 लक्षण होने चाहिए। वो पहला कौन सा है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो है वो कौन सा है आपका, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। चौथा जो है वो इंडिपेंडेंस जुडिशरी। और पांचवा जो है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसका मतलब यूनियन और स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स यानी उनके जो सेंटर की इकाई है और जो राज्यों की इकाई है उनके बीच में क्या हो रहा है, शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या हुआ है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और यहां पे स्टेट्स जो है वो क्या है, ऑटोनॉमस है, अपने स्फीयर में रहते हुए अपने पावर को क्या कर सकते हैं, वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो कैसा है, फेडरल है। कैसा है, फेडरल। जबकि यूटीज के साथ जो कैटेगरी में बताया, इस समय जो प्रियम्बल में आपकी यूटीज है उन पर जो कंट्रोल होता है डायरेक्ट, वो किसका होता है, सेंटर का होता है, संघ शासित होते हैं। वो एडमिनिस्टर किससे हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, वो सेंटर से। ठीक है ना। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें जो है वो नहीं है, वो इतने मैच्योर नहीं हो पाए हैं कि उन्हें स्टेट बना दिया जाए। ठीक है। और ऐसी स्थिति में उन्हें जो कंट्रोल और एडमिनिस्टर किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। ये बातें आपको समझ में आई, नहीं आई, आ गई हैं? तो मैं आपसे कुछ अभी प्रारंभ में बताऊं सामान्य तौर पे। अब आप 2000 से देखिए, उसके पहले भूल जाइएगा, आप देख लीजिएगा। 2000 में आपने देखा, 2000 में आपके यहाँ 3 स्टेट्स बने। फिर 2014 में आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। 3 स्टेट कौन बना था, उत्तराखंड बना था आपका, छत्तीसगढ़ बना था और आपका झारखंड बना था। फिर 2014 यानी 2014 में आपने देखा कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के कौन बना, आपका तेलंगाना बना। और अभी हालिया आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। क्या पास किया गया था, जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लाया गया था, उसके द्वारा जम्मू कश्मीर जो स्टेट का दर्जा रखता था उसे 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। कहां, 2 राज्यों, 2 यूटीज में, उस राज्य को 2 यूटीज में, संघ शासित प्रदेश में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। बोलो बेटा। तो यदि वर्तमान में देखोगे तो जो स्टेटों की संख्या और यूटीज की संख्या है जो आपके शेड्यूल 1 में, वो कितनी है, कितनी है, 28, 8, 28 और 8। यही तो स्थिति है आपकी। फिर मैंने कहा कि हमारे यहां बात क्या चल रही थी कि हमारे यहां फेडरेशन ऑफ क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन हमारे जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इस टर्म को जो है वो अडॉप्ट नहीं करा। उन्होंने कहा यूनियन ऑफ इंडिया। और यूनियन ऑफ इंडिया में बाबा साहब जो है वो इसके 2 सेंस और 2 मायने बताते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया, व्हाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, क्यों अडॉप्ट किया यूनियन टर्म को, उन्होंने कहा 2 बातें। क्योंकि जो स्टेट्स है दे आर नॉट, हमारा जो यूनियन है इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स। हमने स्टेट्स के साथ कोई एग्रीमेंट और कोई समझौता नहीं किया है। हमारा जो संघ है, जो यूनियन है, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा जो सेंस है कि स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने आप को विड्रॉ कर सके। स्टेट जो है वो अपने आप को विड्रॉ कर सके, ऐसा पावर उनके पास नहीं है। तो 2 सेंस क्या समझ में आया, पहली चीज कि हमारा जो यूनियन है वो किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, थिंग इज वन। दूसरी जो चीज है वो आपकी क्या है कि स्टेट्स जो है वो अपने आप को क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उनकी ऑटोनॉमी ये नहीं है कि वो अपने आप को अलग कर सकें। इसलिए हमने जो टर्म को लिया वो क्या अडॉप्ट करा, क्या अडॉप्ट करा, यूनियन टर्म को अडॉप्ट करा। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमारा जो यूनियन है वो एक और एक है। यूनियन जो है वो क्या है, एक है। यहां पे जो स्टेट्स को बांटा गया है, जो बंटवारा हुआ है, जो बाउंड्री बनी हुई है, ये फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरीज। ये किसके लिए किया गया था कि इन क्षेत्रों का, इन स्थानों का बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो। और इसके लिए क्या किया गया है, उनको बाउंड्री में दिया गया है, बांट दिया गया है। बात समझ पाए। अभी भी इंडिया क्या है, एक है। इसलिए यह कहा जाता है कि हमारे यहां का जो संघ है वो क्या है, हमारे यहां का जो संघ है वो कैसा है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। जबकि जो स्टेट्स है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिबल है। तो इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट विद द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी अविभाज्य संघ और
विभाज्य राज्यों। इसका मतलब विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। क्या है? यानी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। राज्यों को क्या कर सकते हो आप? डिसइंटीग्रेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यूनियन को करने का राइट नहीं है आपके पास। हमने बताया था ना कि हमारे यहाँ इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंटीग्रिटी क्या बता रही है? हमारी जो टेरिटरीज है उनमें कंपैक्टनेस होगा। क्या होगा? वो इंटीग्रल होगा, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। मेरी बात आप समझ पाए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपने प्रियम्बल में इस वर्ड को यूज किया। जब मैं प्रियम्बल पढ़ा रहा था तो प्रियम्बल में मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ यूनिटी वर्ड था। यूनिटी क्या था? जो वहां के लोग हैं उनके बीच में एकता की बात करता था। लेकिन जिस लैंड की बात है उसकी यूनिटी जो है दैट इज द इंटीग्रिटी। इसका मतलब किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो क्या कर सके, अपने आप को सेपरेट कर सके, अलग कर सके। ये बात आपको क्लियर है? बोलो भैया। जबकि जब अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में क्या है? उनके यहां अविभाज्य यूनियन भी है और दूसरा क्या है? अविभाज्य राज्य भी है। यानी स्टेट्स उनके यहां डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। स्टेट्स को क्या नहीं किया जा सकता है? डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है अनलेस और अनटिल दे गिव द कंसेंट। जब तक ऐसा स्टेट इस बात की कंसेंट नहीं देता है, यानी वहां की लेजिस्लेचर के द्वारा इस बात को पास नहीं कर दिया जाता है, इस बात को अप्रूव नहीं कर दिया जाता है, अमेरिकन स्टेट्स जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं? बांटे नहीं जा सकते हैं। ठीक है। जब आर्टिकल 4 सेक्शन 3 पढ़ोगे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 4 और सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 3। आर्टिकल 4 सेक्शन 3 इस बात को स्पष्ट करती है कि वहां का जो स्टेट्स है वो क्या होता है? इनडिस्ट्रक्टिबल है। और यूनियन भी उनका क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है ना। वहां की कांग्रेस जो है किसी भी स्टेट्स को क्या कर सकती है? एडमिट कर सकती है, एडमिट कर सकती है, लेकिन उसे डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकती है, उसे डिवाइड नहीं कर सकती है, उसका विभाजन नहीं हो सकता है। ये बात स्पष्ट है वहां पे। तो हमारे यहाँ के संघ में उनके यहाँ के संघ में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या कहते हैं? हमारे यहाँ का जो संघ है वो यूनियन है वो क्या कह रहा है? इंडिस्ट्रक्टिबल है विद द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, जबकि उनके यहाँ क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन भी है और इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स भी हैं। दोनों में अंतर समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? यूनियन वर्ड्स हमने क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि इंडिया एक है। इंडिया एक है और ये राज्यों के करार का परिणाम नहीं है, और राज्यों को ये अधिकार नहीं है, राज्यों को ये अनुमति नहीं है कि वो अपने आप को क्या कर सके? विथड्रॉ कर सके। हमारी इंडिया कैसी है? इंटीग्रल है। क्या है बेटा? तो इन शॉर्ट मैंने जो आपको बताया कि आर्टिकल 1 जो है वो क्या बता रहा है आपका कि जो इंडिया होगी या भारत होगा, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है, इंडिया मॉडर्न नेम है, भारत जो है वो प्राचीन नाम है। शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये शैल बी मैंडेटरी वर्ड यूज किया गया, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। ये राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो मैं आपसे जो बता रहा हूं कि जो आपका यूनियन ऑफ इंडिया है ये नया टर्म है। किससे? टेरिटरी ऑफ इंडिया से। किससे है? टेरिटरी ऑफ इंडिया से। जब आप टेरिटरी ऑफ इंडिया को देखोगे तो टेरिटरी ऑफ इंडिया ये कुछ और चीजों को भी शामिल करता है। बोलो बेटा, किसको शामिल कर रहा है? आपका कुछ और एरिया को शामिल करता है। यहां पे जो टेरिटोरियल वाटर्स है, ठीक है, ये कहां से कहां तक है? इस बेस लाइन से लेकर के जो 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है आपका, बोलो कितना? 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल का जो एरिया है। और यहां से लेकर के जो 24 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, और यहां से लेकर के जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है, बोलो ये भी किसकी टेरिटरी मानी जाती है? इंडिया की टेरिटरी मानी जाती है। ये उसकी टेरिटरी का पार्ट होता है। ये कौन है आपका? 12 नॉटिकल माइल्स। ये कौन है आपका? ये जो जोन है टेरिटोरियल वाटर का जोन है, ये कंटिगुअस जोन है। कौन सा जोन है बेटा? कंटिगुअस जोन है। और ये जो है आपका EEZ है। कौन है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां से कहां तक है? 200 नॉटिकल माइल्स तक। कहां तक है? 200 नॉटिकल माइल। और जो 12 नॉटिकल माइल है वो क्या शो कर रहा है आपका? वो टेरिटोरियल वाटर का पार्ट करता है, बात करता है। इसका मतलब वो भी किसका पार्ट होता है? इंडिया का होता है। पहले जानते हैं इसके बारे में, कैनन प्रिंसिपल आया था। यानी जो आपका जल वाला जो क्षेत्र होगा, जो जल का जो क्षेत्र होगा, वो कैसे डिसाइड किया जाता था? कैनन प्रिंसिपल के आधार पर। कैनन प्रिंसिपल का मतलब आपकी तोप जहां तक का जो रेंज फॉलो कर पाती थी वो मान लिया जाता था कि वो एरिया किसका हो जाएगा? आपका। बाद में इंटरनेशनल लॉ से इसे क्या कर दिया गया?
समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के पास यदि हाई रेंज की यदि तोप है, कैनन है, तो ऐसी स्थिति में जहां तक कवर कर लेगी वो आपका एरिया हो जाएगा। बोलो भाई, राइट इज अ माइट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इंटरनेशनली इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो अडॉप्ट किया गया वो क्या है आपका, दिस वन, 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स एंड 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना। तो 200 नॉटिकल माइल तक आप क्या कर सकते हो, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो। ये आपके कंट्री का पार्ट माना जाएगा, ये आप टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट माना जाएगा। बात समझ पाए आप। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र जो आपके द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी करार के द्वारा या प्रसंविदा के द्वारा या किसी एग्रीमेंट के द्वारा या किसी कोवेनेंट के द्वारा किसी फॉरेन कंट्री में क्या किया गया है, एक्वायर किया गया है, तो वो किसका पार्ट माना जाता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट माना जाता है। मैं आपसे बता चुका हूं कि ये जो एम्बेसी है आपकी अमेरिका में आपकी है, जो एम्बेसी का जो एरिया है वो किसकी एरिया मानी जाती है, इंडिया की मानी जाएगी। बोलो भैया, ब्रिटेन में आपकी जो एम्बेसी होगी इंडिया की तरफ से, और वो जो एरिया है वो किसकी टेरिटरी मानी जा रही है, इंडिया की टेरिटरी मानी जा रही है। मलेशिया में जो है, सिंगापुर में जो है, जापान में जो है, ऑस्ट्रेलिया में जो है, ये जहां जहां पे भी जिस एरिया में और जितनी जगह पे आप है वो किसकी टेरिटरी मानी जाती है, वो टेरिटरी इंडिया की मानी जाएगी। और किसके थ्रू आया हुआ है, ये करार के द्वारा, एक समझौते के द्वारा आया है, कोवेनेंट के थ्रू आया हुआ है। तो ये भी क्या होगा, आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट माना जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ पाए। इसी तरीके से यदि हमने किसी कोर्ट को एस्टैब्लिश किया है किसी फॉरेन कंट्री में, किसी न्यायालय को स्थापित किया है या किसी बॉडी को एस्टैब्लिश किया है, वो पार्ट किसका माना जाएगा, इंडिया का पार्ट माना जाएगा। बात समझ पाए आप। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज मच मोर वाइडर देन दैट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये किससे बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। मैंने आपसे बताया इन फ्यूचर यदि आज भी आप कोई और आइलैंड को आप एक्वायर कर लेते हो या परचेज कर लेते हो या लीज पे ले लेते हो, तो वो किसका भाग माना जाएगा, इंडिया का भाग माना जाएगा। तो आर्टिकल 1 मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 1 में 3 बातें मैंने आपको बताई। पहली चीज क्या बताया कि जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा। भारत का जो राज्य है और उसके जो क्षेत्र है वो होंगे जो शेड्यूल 1 में प्रेस्क्राइब किए गए हैं। बोलो बेटा। और शेड्यूल 1 में जो प्रेस्क्राइब किया गया है ये मैंने आपको बता दिया कि वहां पे जो पहले 1956 के पहले कितनी कैटेगरी थी, 4। अभी वर्तमान में कितनी कैटेगरीज है, 2। पहला जो है वो किसका है, स्टेट्स का, और दूसरा जो है वो किसका है, आपका यूटीज का। बोलो, यूटीज पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कंट्रोल होता है, किसका होता है, सेंटर का। और स्टेट्स जो है उस पर जो कंट्रोल होगा वो किसका होता है, किसका होगा, स्टेट्स का होता है। फेडरल स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट करा हुआ है, स्टेट ऑटोनोमस होता है, उस पर क्या करता है, अपने पावर को एक्सरसाइज करता है। ये बात मैंने आपको बताया था। मैंने फिर आपको बताया कि जनरली जो स्टेट्स होते हैं इक्वली उनके साथ व्यवहार करता है सेंटर, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बारे में स्पेशल प्रोविजन किया गया। वो कहां किया गया है, पार्ट 21 में किया गया है। पार्ट 21 में मैंने आपको बताया कि 370, 371, 371A to J तक। और फिर मैंने आपको बताया कि 2 शेड्यूल ऐसे हैं जहां के कुछ टेरिटरीज के बारे में स्पेशल प्रोविजन किया गया है। वो कौन से हैं आपके, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 में आपका क्या बताया गया है, शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात किया गया है जिनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में स्पेशल प्रोविजन है। और फिर 6 में मैंने आपको बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं जिनकी ट्राइबल एरियाज के बारे में क्या किया गया है, स्पेशल प्रोविजन किया गया है। इतनी बातें क्लियर है आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको क्लॉज 3 बताया, और क्लॉज 3 में टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्ड लिखा हुआ है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइजेज ऑफ, किससे मिलकर के बनेगी वो, तो उसमें 3 बातें बताएगी। पहली कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो बनेगी वो किससे बनेगी, टेरिटरी ऑफ द स्टेट से बनेगी। दूसरा जो है वो टेरिटरी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज से बनेगी। और तीसरा जैसे फ्यूचर में आप क्या करोगे, एक्वायर करोगे। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बाद पांडिचेरी फ्रांसिसो के कब्जे में था, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, और ये किसके कब्जे में थे, आपके पुर्तगीज के कब्जे में थे। और फिर हमने जो है इन रियासतों को क्या किया, अडॉप्ट करा। बोलो भैया, इन जगहों को उन लोगों से समझौते के द्वारा प्राप्त किया या कार्यवाही करके उनको क्या किया, अलग किया। और फिर उन्हें यूटीज, गोवा को आपने क्या किया, पहले यूटीज का दर्जा दिया और यूटीज के बाद जो है उसे आपने स्टेट्स का दर्जा दिया। ये बातें क्लियर हो गई। अब आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 जो है वो ये स्पष्ट करता है, बोलो बेटा, आर्टिकल 2 किसके बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 2 एडमिशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में।
कि आप ऐसी किसी भी टेरिटरीज को क्या कर सकते हो, एडमिट करोगे और क्या करोगे, स्टैब्लिश करोगे, और उसका किसका भाग बना दोगे, उसे इंडिया का पार्ट बना देंगे आप, स्टैब्लिश करेंगे और उसे एडमिट करेंगे। आर्टिकल 2 और 3 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 3 ये जो आपके फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात कर रहा है। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है कहां से आ रहा है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कहां से, तो 2 और 3 में जो बेसिक अंतर है वो क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो फर्क है वो क्या है, यहां पे कह रहा है कि वो टेरिटरी, ये क्षेत्र जो इंडिया का नहीं है उसे क्या किया जा रहा है, इंडिया में एडमिट किया जा रहा है। बोलो बेटा, उसे क्या किया जा रहा है, इंडिया में एडमिट किया जा रहा है। ये कहां पे जाएगा आपका, आर्टिकल 2 में जाएगा। और जो स्टेट्स ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो टेरिटरी इंडिया की है, उन्हीं को क्या कर दिया जा रहा है, काट करके नया स्टेट्स बनाया जा रहा है। तो ये कहां की बात हो जाएगी, आपके आर्टिकल 3 की बात हो जाएगी, ठीक है ना। यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो नया राज्य बना रहे हो, कहां से बना रहे हो, जो आपके पास है, ये बात कहां होगी, आर्टिकल 3 में। और जो आपकी टेरिटरी नहीं है उसे आपने इंडिया में शामिल कर लिया, तो वो कहां जाएगा, आपका आर्टिकल 2 में जाएगा। ये दोनों का बेसिक फर्क है, ये आपको समझ में आया कैसे 2 और 3 आपका अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं, सिक्किम जो था वो इंडिया का पार्ट नहीं था। बोलो भाई, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसे अधिराज्य का दर्जा और 35 का दे करके उसे आपने अधिराज्य बनाया, और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसे आपने स्टेट का दर्जा दिया। बोलो भाई, स्टेट का जो स्टेटस मिला उसे कब मिला, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। सिक्किम वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन उसे क्या किया गया, एडमिट किया गया। एडमिट किया गया तो कहां से किया गया होगा, जो आपका पार्ट नहीं है और उसे इंडिया को आप ले आ रहे हो, तो किस आर्टिकल में लेके आओगे आप उसे, 2 में लेके आओगे। कहां पे लेके आएंगे आप उसे, 2 में लेके आएंगे। इसी तरीके से जो आपका गोवा है, जो आपका पांडिचेरी था, वो इंडिया का पार्ट नहीं था, और उसको आपने क्या करा, एक्वायर करा, ठीक है ना। तो ये किस आर्टिकल में आएगा, जो इंडिया का भाग नहीं था और इंडिया का पार्ट बना लिया गया, ये आर्टिकल कहां पे, 2 में जाएगा। और जो इंडिया का ही भाग है उसे काट करके अलग किया गया, उसे डिवाइड करके अलग किया गया, उसे डिसइंटीग्रेट किया गया, उसे मर्ज करके बनाया गया, वो कहां पे जाएगा, आपका आर्टिकल 3 में जाएगा। अब आप देखिए, 2 समझ में आया आपको। आज की डेट में मुझे मान लीजिए कि एक ऐसी कोई आइलैंड लेना है, एक ऐसा कोई आइलैंड जो कि इंडिया का नहीं है। मैं एक एग्जांपल रहा हूं, जाफना, ठीक है ना, श्रीलंका का पार्ट है, और उसको आपने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो वो, और आप उसे स्टेट डिक्लेयर करना चाहते हो, तमिल स्टेट। कौन सा स्टेट, एक नाम दे दिया आपने, तो ऐसी स्थिति में वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 2 के अंतर्गत, क्योंकि जाफना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडिया, जो इंडिया का पार्ट नहीं है, और उसको आपने एक्वायर किया, तो जो इंडिया का पार्ट होगा उसे आपको क्या करना होगा, एडमिट करना होगा, और क्या करना होगा, आपको एस्टैब्लिश करना होगा। क्या सालो हो गया। अब जरा 3 में देखो, यहां पे आर्टिकल 3 जो है वो आर्टिकल 3 क्या कहता है बेटा, कि यहां पे नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और कहां से हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, नए स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो आपकी टेरिटरीज है, उन्हीं टेरिटरीज को क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। चलो इसमें देखो क्या क्या चीजें शामिल है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। पहली चीज क्या है, किसी एक स्टेट्स को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया गया। क्या किया गया है, यदि आपने किसी स्टेट्स को डिवाइड कर दिया 2 स्टेट्स में, यहां पे ये जो स्टेट्स था वो क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये एग्जिस्टिंग स्टेट था, क्या था, और इसको आपने अलग कर दिया, तो ये भी क्या माना जाएगा, नए स्टेट्स बन गया। और यहां पे जो नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा, किसके अंतर्गत, 3 के अंतर्गत। अब जरा देखिए, अब यूपी था बेटा, यूपी एक स्टेट था, इसको काटा गया तो ये अब क्या बन गया, यूपी और उत्तराखंड। बोलो, एमपी क्या था आपका, एक स्टेट था, इसे अलग किया गया तो क्या बन गया, ये एमपी और छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से आपका क्या था, बिहार। बोलो भैया, तो ये जो बिहार स्टेट था आपका, ये अलग किया गया, किसमें अलग हुआ आपका, तो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग स्टेट से ही उन्हें क्या किया गया है, अलग किया गया है। और ये बात कहां जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट। यहां पे जो न्यू स्टेट्स है उत्तराखंड, यहां पे जो है वो छत्तीसगढ़, और यहां पे जो है वो झारखंड।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे और इन्हीं में से क्या कर दिया गया, इनको अलग किया गया, किस आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 3। क्लियर हुआ पहली बात। दूसरी बात क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों को क्या कर दिया जाए, यूनाइट कर दिया जाए, और यूनाइट करके इन्हें क्या कर दिया जाए बेटा, एक राज्य बना दिया जाए। ये भी क्या होगा, नया स्टेट होगा, और नया स्टेट जो होगा, बोलो, नया स्टेट होगा, है? नया स्टेट होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, तो यहां पे ए और बी जो दो स्टेट हैं उन्हें मर्ज कर दिया गया, यूनाइट कर दिया गया, और यहां पे क्या बना दिया गया, यक्स स्टेट बना दिया गया। तो ये भी किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा, ऐसा किस आर्टिकल के अंतर्गत हो जाएगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका दो उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी हालिया जो आपके यहां हुआ है, पहले एक बार मैं बता देता हूं तो फिर आपको लेके चलता हूं। तीसरी बात क्या है आपका, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। तीसरा क्या हो जाएगा, कोई भी स्टेट है और उसके एरिया को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो अब बढ़ा हुआ एरिया जो है ये नया स्टेट हो गया कि नहीं हो गया, अब पूरा का पूरा स्टेट हो गया। अब ये किस आर्टिकल में जाने वाला है, आर्टिकल 3 में जाने वाला है, एक नया स्टेट जिसकी एरिया क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी, एरिया इंक्रीज कर चुकी है। क्लियर हुआ, तो ये भी आर्टिकल 3 में होगा। चौथी बात क्या है आपके, यानी आपने एरिया को अब क्या कर दिया, घटा दिया, स्टेट जो है आपका वो इतना बड़ा था और इसकी एरिया को आपने क्या कर दिया, डिमिनिश कर दिया। अभी तक स्टेट जो था वो ये था, अब क्या स्टेट हो गया, दिस वन। बोलो बेटा, अब ये क्या है आपका, यहां पे जो नया स्टेट बन रहा है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत जा रहा है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत जा रहा है। ये सारी चीजें, यानी इसका मतलब आपने किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स को आपने डिवाइड कर दिया, दो स्टेट्स को आपने मर्ज कर दिया, या किसी स्टेट्स की एरिया को इंक्रीज कर दिया, या किसी स्टेट की एरिया को डिमिनिश कर दिया या डिक्रीज कर दिया। अगेन आपने किसी भी स्टेट्स की क्या कर दी, बाउंड्री को ऑल्टर कर दिया। बोलो बेटा, ये आपका स्टेट है या नहीं है। मान लीजिए ये एक स्टेट है, कौन सा, ए है, बोलो, और एक स्टेट्स जो है वो क्या है, ये दूसरा स्टेट्स देखिए आप जरा, मेरा ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला भाग है, ठीक है, यहां से आप बने हुए हो। ये वाला देखिए आपका स्टेट्स का एरिया कितना है, ए में है, और इसका ए वाले का एरिया कहां पे है, बी में है, यानी बी का जो एरिया कहां गया हुआ है, ए में है, ऐसा, और इसका जो है कुछ पार्ट कहां पे है, यहां पे। हम बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी जो एरिया ये है वो एरिया किसको दे दी गई, ए को, और ये वाली जो एरिया थी वो किसको दे दी गई, बी को, यानी एरिया ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है ना। बाउंड्री चेंज हो गई, एरिया सेम है, बाउंड्री क्या हो गई, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। यहां पे देखिए जरा, बाउंड्री अभी तक क्या थी इनकी, अभी तक की जो बाउंड्री थी वो इनकी कहां तक थी, ये थी, अब बाउंड्री क्या है, सिर्फ यही है। बाउंड्री चेंज हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन जो एरिया ये है वही एरिया ये है, जो एरिया इनका था वो इनको मिल गया, जो एरिया इनका था वो इनको मिल गया। ये बात समझ पाए आप। इसी तरीके से ये भी बंटवारा हो सकता है राज्यों के बीच में फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। ये जिस तरीके से आपका देखिए कि कुछ पार्ट आपका जो है चित्रकूट का यूपी में, चित्रकूट का कुछ भाग जो है वो एमपी में है, एमपी का कुछ भाग जो है वो कहां पे है, यानी यूपी का, ठीक है, बॉर्डर जुड़ा हुआ है चित्रकूट का, यानी कुछ पार्ट उसका कहां पड़ जाता है, एमपी में, और कुछ पार्ट उसका कहां पड़ जाता है, यूपी में पड़ जाता है। इसी तरीके से आप सोनभद्र देखेंगे, आप इसी तरीके से आप ललितपुर देखेंगे आप, ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है दूसरे स्टेट्स में है और उसका स्टेट्स का कुछ भाग जो है इस स्टेट्स में है, तो दोनों को क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में भी जो अल्टरेशन हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो किस आर्टिकल में होगा, आपका आर्टिकल 3 में होगा। क्लियर है। अगेन हाँ बेटा, आप क्या कर रहे हो, अल्टर कर दे रहे हो, किसका, स्टेट का नाम ही बदल दे रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी ये माना जाएगा कि क्या हुआ है, नया नाम आ गया ना। पहले क्या था आपका, उत्तरांचल था, फिर क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। पहले उत्तरांचल था, फिर क्या हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, नाम बदला कि नहीं। इसी तरीके से पहले क्या था, उड़ीसा था, अब क्या हो गया, ओडिशा हो गया,
क्या हो गया है? ओडिशा। और ये क्या है? आपके चेंजेस है और ये चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? तो नेम में जो आप चेंजेस करते हो ऐसे में ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल 3 के अंतर्गत माना जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंज हो रहा है। यहां पे जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो नए राज्यों को बनाया जा रहा है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत बनाया जा रहा है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है ना? अब यही मैं आपको बता रहा हूं। उत्तराखंड जो बना है वो एग्जिस्टिंग स्टेट से बना है, छत्तीसगढ़ जो बना है वो एग्जिस्टिंग स्टेट से बना हुआ है। यस और नो? और इसी तरीके से आप देखिए जो आपका जम्मू कश्मीर स्टेट था, कौन सा था? JNK। कौन सा है बेटा? अभी इतनी कवायद चल रही है यहां पे, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट था इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? जम्मू एंड कश्मीर। अब इसे 2 यूटीज में कन्वर्ट किया गया कि नहीं किया गया? और इसको कहां किया गया? लद्दाख में किया गया। ये एग्जिस्टिंग स्टेट थे और एग्जिस्टिंग स्टेट को आपने 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया। 2 यूटीज में, यानी एक यूटीज ऐसी है जहां पे आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और दूसरी जो है विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ये है कि नहीं? तो एग्जिस्टिंग स्टेट से अलग हुआ और यही मैं आपको बता रहा था कि ये कहां से आया? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कौन सा है बेटा? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो पास हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। लागू कब हुआ है ये? 31 अक्टूबर, बोलो, 2019, 2019, 31 अक्टूबर। ठीक है? वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पर। ठीक है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर इसे क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और जो इन्फोर्स किया गया, इसे कब इन्फोर्स किया गया? 31 अक्टूबर 2019। इसका मतलब कि ये जो 2 यूटीज आपकी एग्जिस्टेंस में आई, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आई है भाई? अलग हुआ कि नहीं हुआ? अलग हुआ है, एग्जिस्टिंग से अलग हुआ है, 2 में डिवाइड हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत माना जाएगा कि नया स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। यस और नो? नहीं हुआ है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए जरा आप। अभी आपके यहां कौन सा था? दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। बोलो भैया, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है? क्या है? मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट। कौन सा? 2019। ये बेटा एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा दादरा नागर हवेली जो यूटीज थी और दमन दीव जो अलग अलग यूटीज थी, उन्हें क्या कर दिया गया? मर्ज किया गया। और मर्ज करके क्या बना दिया गया? एक यूटीज बनाया गया। क्या बनाया गया? इन्हें सिंगल यूटीज बनाई गई। बात समझ पा रहे हैं? और ये जो एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ वो कब हुआ था? 2020। देख रहे हैं आप? इसका मतलब 2 को आपको मैंने दिखाया, 2 को मर्ज करके एक बनाया जा सकता है, एक को डिसइंटीग्रेट करके 2 बनाया जा सकता है, बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है, एरिया को डिमिनिश किया जा सकता है, बिना एरिया को चेंज किए हुए बाउंड्री को ऑल्टर किया जा सकता है और उसके नाम को चेंज किया जा सकता है। और ऐसा जो भी परिवर्तन होगा वो कहां पे होगा? कहां पे होगा? आर्टिकल 3 पे होगा। अब यही पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपके यहां ये जो क्वेश्चन आया, ये क्रिटिसिज्म आया कि आप कहते हो कि आपके यहां फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट जो है वो ऑटोनॉमस है, अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए काम करते हैं। ठीक है? लेकिन यहां पे इनका जो एग्जिस्टेंस है वो खुद ही सुरक्षा में नहीं है। इसका मतलब इनका एग्जिस्टेंस जो है वो पार्लियामेंट की बिल और विश पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? तो जहां पे तुम्हारे अस्तित्व की बात ही नहीं है तो फिर किस तरीके से ऑटोनॉमस है आप? इसका मतलब पार्लियामेंट इन्हें क्या कर सकती है? कभी भी चेंज कर सकती है। कर सकती है या नहीं कर सकती है? मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कॉपी करते हुए और मॉडल मानते हुए जब आप इस बात को देखोगे तो आपको नहीं नजर आएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 4 सेक्शन 3 इस बात को स्पष्ट करता है कि वहां का जो कांग्रेस है, वहां की जो
फेडरेशन है वो वहां की जो यूनियन है वो स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, उसकी बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल स्टेट का लेजिस्लेचर इस बात की क्या करे, परमिशन दे या अनुमति दे। ठीक है ना। लेकिन आपके यहां क्या है, आपके यहां क्या है, इस बात को क्या किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो आर्टिकल 1, 2, 3 ये बात आपको स्पष्ट हुई, नहीं हुआ? अच्छा, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यहां पे जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं वो सिंपल मेजॉरिटी के मेथड से होते हैं। किस मेथड से होंगे? सिंपल मेजॉरिटी के मेथड से होंगे। और जब आप आर्टिकल 4 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 4 में यह स्पष्ट किया गया है, यह बात क्लियर कर दी गई है कि जो भी चेंज, जो भी अमेंडमेंट आर्टिकल 2 और 3 में किया गया है, यह बात कहां लिखा गया है? आर्टिकल 4 कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 4। बोलो बेटा क्लास, ये बात स्पष्ट की गई है। क्या स्पष्ट किया गया है कि 2 और 3, आर्टिकल्स 2 एंड 3 में जो भी अमेंडमेंट होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, वो अमेंडमेंट कहां के नहीं माने जाएंगे? 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आपसे पूछा गया। ठीक है, इसका मतलब ये अमेंडमेंट कहां कंसीडर नहीं किया जाएगा? देयर इज नो नीड ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहां पे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। और ये जो अमेंडमेंट हो रहा है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब आर्टिकल 3 का प्रोसीजर क्या है और आर्टिकल 4 में क्या बातें बताई गई हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। थैंक यू।